आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ के जो आपका चैप्टर 2 है उसके नोट्स। इससे पहले हमने जो चैप्टर 1 के नोट्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है और जिस पर आपने काफ़ी अच्छा हमें रिएक्शन भी दिया है, इस वजह से हम ये वीडियो जो है आपको आगे कंटिन्यू करके दे रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो कंटिन्यू चलते रहे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को शेयर कीजिए, क्योंकि जब ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें। तो आइए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं चैप्टर के नेम की। चैप्टर का नाम क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बिजनेस किस तरीके से शुरू करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। अब हम यहाँ पढ़ेंगे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने फॉर्म्स है, कितने टाइप्स के जो बिजनेस है वो होते हैं, किस टाइप का होता है क्या नहीं होता है, सबके फीचर्स पढ़ेंगे, सबके मेरिट्स पढ़ेंगे, लिमिटेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में ये सारे जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बात करते हैं अगर बिजनेस एंटरप्राइज के बारे में, तो बिजनेस एंटरप्राइज इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू फॉर्म एनी बिजनेस एक्टिविटी। कहीं पर भी अगर आप कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें क्या एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होना चाहिए पर्टिकुलर, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? बिजनेस एंटरप्राइज कहते हैं। और अगर बात करते हैं ओनरशिप के हिसाब से, हमने क्या किया है? बिजनेस इंटरप्राइजेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला तो आपका प्राइवेट इंटरप्राइजेस जिसमें हमारा खुद का कंट्रोल होता है, पब्लिक इंटरप्राइजेस जिसमें पब्लिक का भी हक है, उसके बाद जॉइंट सेक्टर की गवर्नमेंट और जो आपका प्राइवेट है, दोनों को मिक्स करके जो इंटरप्राइजेस बनाए जाते हैं वो आपका क्या होता है? जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब उसके बाद प्राइवेट इंटरप्राइजेस को भी फर्दर हमने बहुत सारे पार्टों में डिवाइड कर दिया है। तो प्राइवेट के अंदर आपका क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब आप अकेले बिजनेस कर रहे हो खुद की, जैसे किसी की परचून की दुकान है, किसी का खुद का ब्यूटी पार्लर है, या फिर किसी की कुछ भी, मतलब कोई भी बिजनेस जब आप अकेले करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सेकंड क्या है? पार्टनरशिप। जब आपने मिनिमम आपको 2 लोग लेने हैं, मैक्सिमम आपको 20 लोग लेने हैं, उनको मिलाकर जब आप बिजनेस करते हो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। उसके बाद हिंदू फैमिली बिजनेस भी है। हालांकि हमारे इंडिया में ये फेमस इतना है नहीं, क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिली बहुत कम ही रहने लग गई हैं, बट स्टिल आपको सिलेबस में तो पढ़ना ही है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो कि बेसिकली सोसाइटी के लिए वर्क करती है। उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनीज पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, क्योंकि हर एक जो भी आपका बिजनेस है उस चीज़ को आपको एक्सप्लेनेशन करके सबके फीचर्स पढ़ने हैं कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें क्या फ़ायदे, मतलब उसमें क्या मेरिट है, क्या लिमिटेशंस है। तो हर चीज़ को जानना यहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी है। जब आप 1 से 2 सारे टॉपिक पढ़ लोगे ना, फिर आपको ये सारी चीज़ें बहुत ईजी लगने लगेंगी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस, जिसमें बिजनेस का एक इकलौता ओनर होता है, वो खुद ही सारा बिजनेस को मैनेज करता है और जितना भी प्रॉफिट हो, लॉस हो, सब कुछ उसे ही सहन करना पड़ता है। तो वो उस बिजनेस को हम क्या कहेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। एग्जाम्पल, आप परचून की दुकान रखो, माइंड में आपका काम बनता रहेगा। बात करते हैं फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का फर्स्ट फीचर तो क्या है? सिंगल ओनरशिप होता है। जो भी बंदा बिजनेस को संभाल रहा है वही क्या होगा? जितने भी उसके पास असेट्स है, जितनी भी लाइबिलिटीज है, जितना भी उसका रिसोर्सेज है, सब पे उसका खुद का हक है, ठीक है ना? तो वो इकलौता उसका ओनरशिप होता है। बात करते हैं नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। जो आपके सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस का कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो अगर वो बंदा है जो ओनर है तभी वो उसका बिजनेस चलेगा, अगर वो नहीं है तो नहीं चलेगा। जितने भी उसके असेट्स और लाइबिलिटीज हैं बिजनेस के, वो किसके हैं? उस बिजनेसमैन के हैं। तो इसलिए जैसे हम बात करेंगे ना आगे, जब हम कंपनी पढ़ेंगे तो वहाँ पर बात करते हैं ना कि जब हम कंपनी एक बन जाती है ना, तो कंपनी की एक अलग लीगल आइडेंटिटी बन जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि कोई एयरवेज कंपनी है, वो क्या हुई? इंसॉल्वेंट हो गई, दिवालिया हो गई, लेकिन उसका मालिक तो अभी भी अमीर है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी होती है उसकी क्या होती है? एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। लेकिन बात करते हैं अगर हम यहाँ पे बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो यहाँ पर कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। बात करते हैं थर्ड इसके फीचर्स के बारे में। तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करना होता, कोई भी आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहो, मैनेज करना चाहो, डिसॉल्व करना चाहो, जब मन करे आप जो करो, कोई भी आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ क्या है? कंट्रोल और मैनेजमेंट। जो भी आपके पास ही पूरा का पूरा पावर है, किस तरीके से आप कंट्रोल करना चाहते हो, किस तरीके से मैनेज करना चाहते हो, तो ये उसके बाद आपका पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पर लाइबिलिटी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना होगा। द लाइबिलिटी ऑफ ओनर इज अनलिमिटेड। यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप का लाइबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, मतलब उस बिजनेस से अगर सपोज करो ना कि बाद में आपको लॉस में जाता है या फिर खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो जाता है, आग लग जाता है, तो उसमें अगर जो भी आपने कर्ज वगैरह लिया है, तो ऐसा नहीं कि बिजनेस में जितना पैसा लगा हुआ था उसी से वो चुकाएंगे, नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जाएगा उस डेब्ट्स को पे करने के लिए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी वहाँ पर होती है जहाँ पर अगर आपका बिजनेस में अगर लॉस में जाता है ना, तो उसको हम बिजनेस के पैसे से ही उसे वापस करेंगे अगर हमारे पास कोई कर्ज है, और अगर बिजनेस में उतना पैसा है तो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने खुद का बिजनेस खोला है और आपका दुकान पिट गया है जो भी है, बट आपने कर्ज लिया ना, तो आपको तो भैया कैसे भी वो वसूल तो करेंगे ही।
बात करते हैं 6th कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म, मतलब कुछ ही बिजनेस के लिए सुटेबल है। जैसे अगर बात करते हैं कि कुछ ऐसा पर्सनलाइज सर्विस होता है, स्मॉल स्केल की एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पर इसको हम कर सकते हैं। बात करते हैं किसी की बेकरी शॉप है, ब्यूटी पार्लर है, परचून की दुकान है, एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर सुटेबल है। अगर आपको बड़ी बड़ी कंपनी चलाने हैं, बड़े बड़े मार्केट, तो इतने सारी चीज़ों के लिए ना कंपनीज, मतलब हर चीज़ की एक, आप देखो हर चीज़ में कुछ खूबियाँ भी होती हैं तो कुछ प्रॉब्लम भी होती है, तो इस चीज़ को देखकर ही हम सारे बिजनेस को मैनेज करते हैं। क्योंकि आपने कॉमर्स लिया तो आपको ये सारी चीज़ें का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में आप भी अपने अकॉर्डिंग कोई बिजनेस इंटरप्राइजेस खोलोगे तो ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में रखोगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या मेरिट्स है, मतलब क्या उसमें अच्छी बातें हैं। तो सबसे बड़ी बात, इसमें इजी फॉर्मेशन होता है, कुछ भी आप ना बहुत ही ईजिली तरीके से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, जब मन करे आप इसे क्लोज कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड पॉइंट, अच्छी बात क्या है, क्विक डिसीजन, क्योंकि एक सोल ट्रेडर जो भी डिसीजन है वो क्विकली ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसको किसी से भी कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस चीज़ के लिए बहुत फ़ायदा है। बिजनेस स्टडीज़ में ना आपको मेनली आपको हेडिंग्स पे फोकस करना है। अगर आपको हेडिंग्स याद है ना, तो अंदर का पॉइंट, तो अगर आपने एक बार सुना है वीडियो तो आप कोर्स आप उसमें लिख लोगे। थर्ड पॉइंट क्या है, सीक्रेसी, और जितने भी सीक्रेट्स होते हैं ना, आप मतलब अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप, तो जितने भी आपके मन में प्लानिंग होगा उसको आप सीक्रेट रख सकते हो, और इससे आप किसी को शेयर नहीं करोगे तो क्या होगा, वो चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कंपनी का कुछ नया प्लान आने वाला होता है, पहले से ही क्या होता है वो लीक हो जाती है, तो इससे क्या होता है उसका जो भी कॉम्पिटिटर कंपनी है उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है। तो ये चीज़ यहाँ पर जो मेरिट्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है, डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जितना भी वो जो भी सोल ट्रेडर है जितना काम करेगा वो सारा का सारा इंसेंटिव, रिवॉर्ड, प्रॉफिट मिलेगा, वो सही मिलेगा। तो इस वजह से उसको एक एक्स्ट्रा ये मिलता है कि मोटिवेशन मिलता है कि वो अच्छा काम कर सके। फिफ्थ में पर्सनल टच, सोल ट्रेडर कैन मेंटेन पर्सनल कॉन्टेक्ट। जो सोल ट्रेडर है, क्योंकि छोटे स्केल पे बिजनेस होता है, वो अपने कॉन्टैक्ट्स कस्टमर के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाकर उनसे अच्छी तरीके से काम करवा सकता है, और इससे क्या होगा कि उनकी जो चीज़ें बनेंगी वो लोग लेस कॉस्ट पे बनेंगी और कम टाइम पे भी बन जाएंगी। तो ये थोड़े से फ़ायदे हैं अगर हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। बट हर चीज़ की यहाँ पर जब आप पढ़ोगे हर किसी का मेरिट, साथ में आप पढ़ोगे लिमिटेशन। तो लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फंड्स आर लिमिटेड टू द ओनर्स पर्सनल सेविंग, क्योंकि यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप, अब आपका बिजनेस अकेला है तो कोई और पैसा तो लगाएगा नहीं ना, लगाएगा भी तो क्यों लगाएगा, वो आप उसमें उधारी लोगे, प्लस में उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो होता है ना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बड़ी लिमिटेशन रहती है, क्योंकि फंड्स बहुत ही लिमिटेड होता है। जितना भी कोई भी ओनर है उसकी जो भी पर्सनल सेविंग है उसी चीज़ को वो कर सकता है। अब बोरोइंग भी कितना लोगे, आपकी औकात के हिसाब से तो कोई भी आपको उधार देगा ना। सेकंड बात करते हैं लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, सोल ट्रेडर कांट बी गुड इन ऑल एस्पेक्ट। कोई भी पर्सन हर चीज़ में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना, और उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस इतना बड़ा भी नहीं होता कि वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लाएं कि हाँ भाई हमने इसको भी कर लिया, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता, इतना बड़ा बिजनेस ही नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पर इसकी एक लिमिटेशन ये भी निकल के आ जाती है। थर्ड क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो कि सबसे बड़ी यहाँ पे लिमिटेशन है कि सोल ट्रेडर को सारे के सारे जितना भी लॉस होगा, रिस्क होगा, सबको उसे खुद ही फेस करना पड़ता है। तो इसी वजह से ना वो कोई भी रिस्की या फिर बड़े डिसीजन को नहीं ले पाता है कि शायद उससे प्रॉफिट हो, लेकिन वो सबसे पहले तो इस बात को डर जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे मेरी सारी पर्सनल प्रॉपर्टी, कि मेरी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई ही ना चला जाए। तो इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी मतलब कि बहुत ही सदमे में रहता है। इस तरीके से मान सकते हो कि हर एक डिसीजन लेने से पहले वो ये सोचता है कि कहीं रिस्की तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस का मकसद ये, जितना रिस्क लोगे ना उतना ज़्यादा आपके प्रॉफिट के चांसेस बनेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, अनसर्टेनिटी, अगर जिस पर्सन का बिजनेस है उसकी डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, दिवालिया हो जाए, उसको बीमारी हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, बिजनेस कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। फिफ्थ क्या है, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड कैपिटल है तो इस वजह से मैनेजरियल स्किल्स भी काफ़ी कम है, एक ही पर्सन के पास सारे स्किल्स तो नहीं हो सकते, तो इसीलिए इस बिजनेस को लार्ज स्केल पर बढ़ाना काफ़ी टफ हो जाता है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की तरफ। तो जॉइंट जो हिंदू फैमिली बिजनेस आपको आई डोंट थिंक सो, रेयरली कहीं कहीं देखने आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बट एग्जाम में आएगा तो ऑफकोर्स आपको करना पड़ेगा। इट इज ओन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द अनडिवाइडेड जॉइंट हिंदू फैमिली एंड मैनेज बाय द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ मैनेजर ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता। ये इसमें क्या होता है कि एक ऐसी फैमिली में जहाँ पर कि जॉइंट हिंदू फैमिली, जहाँ पे अनडिवाइड मतलब कोई भी बटा हुआ नहीं, सब फैमिली एक साथ रहते हैं, तो यहाँ पर जो भी घर का सबसे बड़ा मुखिया होता है उसको क्या बना देते हैं, कर्ता बना देते हैं, और उसी सारे बिजनेस को मैनेज करता है। और इसको जो मतलब ये पूरा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को गवर्न किसकी कराया जाता है, इनके लिए स्पेशल लॉ है
प्रोविज़न ऑफ हिंदू लॉ, उसके अकॉर्डिंग इसको पूरा काम करना होता है। बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो इसका फॉर्मेशन किस तरीके से हो सकता है। इसके फॉर्मेशन के लिए कम से कम फैमिली में 2 मेंबर होने चाहिए, और उसके बाद आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना चाहिए इनहेरिटेड बाय, मतलब आपके पूर्वज के ही प्रॉपर्टी से बना सकते हो। जैसे सपोज करो ना कि आपके एंसेस्ट्रल ने आपके पास 2 खेत छोड़ के गए या फिर एक कंपनी छोड़ के गए, तो आप इसी में बिजनेस करोगे। अगर किसी जैसे मान लो इनके 4 बच्चे हैं, वो 1 2 3 4, मान लो इस थर्ड वाला थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इसने कुछ अलग कमाई करी है, तो इस कमाई को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पर सिर्फ उन प्रॉपर्टी को देखते हैं जो एंसेस्ट्रल इनहेरिटेड किया गया है हमारे पूर्वजों से, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। सेकंड क्या है, मेंबरशिप इसमें कैसे मिलती है। मेंबरशिप ऑटोमेटिकली मिल जाती है, जैसे ही फैमिली में किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसको मेंबरशिप अपने आप मिल जाती है। कंट्रोल का क्या है कि इसमें बिजनेस जो है ना वो कंप्लीटली जो मैनेज कौन करता है, करता है, और जो मेंबर्स है उसे सजेस्ट तो कर सकते हैं कि हाँ जी ये कर लो, बट ये टोटली उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेगा क्या नहीं लेगा। फोर्थ बात करते हैं लाइबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी कर्ता की है वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन और जो मेंबर्स है ना उनकी लिमिटेड है। जो भी उनका मतलब जो भी प्रॉपर्टी में उनका शेयर है ना उतना तक ही है, बाकी वो अलग से कोई कमाई कर रहे हैं तो उन पे उनका कोई भी हक नहीं रहेगा। अगर वो बिजनेस मान लो डूब भी जाता है तो सिर्फ उनका प्रॉपर्टी का शेयर जाएगा, बाकी क्या पता उनके कुछ अलग जो बच्चे हैं वो अलग बिजनेस करें तो उसमें उनका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर बात करते हैं कर्ता की, तो कर्ता के पास अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए वो अनलिमिटेड है, कर्ता की प्रॉपर्टी को वहाँ पर लिया जाएगा अगर कोई भी कर्ज चुकाना है तो। बात करते हैं फिर परमानेंट एग्जिस्टेंस, इसकी बारे में बात करें कि आपका जो हिंदू जॉइंट फैमिली का है तो इनका जो एग्जिस्टेंस है ना वो परमानेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर किसी की डेथ भी हो जाती है तो जो भी एल्डेस्ट मेंबर है, पहली बात तो पूरा कंट्रोल कर्ता के पास है, कर्ता की भी डेथ हो जाए तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो भी फैमिली में एल्डेस्ट मेंबर है उसको कर्ता बना दिया जाता है और दोबारा से वो बिजनेस चलता रहता है। माइनर मेंबर के बारे में बात करें तो एक माइनर मतलब जो 18 ईयर से कम भी है ना उसको भी पूरा पर्टिकुलर डेवलप्ड मेंबर माना जाता है उस फैमिली के बिजनेस में। रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती किसी भी रजिस्ट्रेशन करवाने की। तो आगे बात करते हैं इसके मेरिट्स के बारे में। मेरिट्स क्या, इफेक्टिव कंट्रोल होता है क्योंकि कर्ता जो है प्रॉम्प्टली मतलब क्विकली डिसीजन ले सकता है। क्यों? क्योंकि मेनली जो डिसीजन पावर उसी के पास होता है। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यू बना रहता है, क्योंकि अगर उसकी डेथ हो जाए, पागल मतलब ल्यूनेसी हो जाए, मतलब जैसे इंसान पागल हो जाए, तो इस चीज़ में क्या होगा ना, कर्ता के साथ भी अगर कुछ हो गया तो उससे बिजनेस इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो भी अगला एल्डेस्ट मेंबर होगा वो उसकी पोजीशन को ले लेगा। थर्ड क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है किसकी, जितने भी मेंबर्स हैं अगर बात करें सिर्फ कर्ता को छोड़कर तो सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो ये भी एक अच्छी बात है जिससे कि और फैमिली मेंबर को ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। सिक्रेसी के बारे में बात करें, पूरा सिक्रेसी है बिजनेस का वो मेंटेन करता है कर्ता, वो अपने पास ही रख सकता है, अगर चाहे तो फैमिली के साथ शेयर भी कर सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं जिस तरीके से लिमिटेशन के बारे में। यहाँ पर प्रॉब्लम है लिमिटेड कैपिटल है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को ही ले सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा कहीं बाहर से हम इस चीज़ को नहीं यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेड मैनेजरियल, यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि सारा डिसीजन तो करता ही लेना, अब करता हर फील्ड में तो इंटेलिजेंट हो नहीं सकता, तो यहाँ पर कभी कभी क्या होती है डिसीजन जो है कभी कभी गलत भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि इंसानों से ऑफकोर्स गलती होगी और हर चीज़ में बंदा फील्ड हो मतलब हर फील्ड में वो अच्छा हो ऐसा तो हो नहीं सकता। थर्ड क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अभी हमने पढ़ा था लिमिट, उसमें जब हमने मेरिट पढ़े थे तब हमने पढ़ा था लिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी सबकी है सिर्फ कर्ता को छोड़कर, लेकिन अगर कर्ता के रिस्पेक्ट में देखोगे तो उसकी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ना, तो उस वजह से अनलिमिटेड है, तो इस वजह से वो भी कोई भी नया या फिर इसकी डिसीजन लेने से क्या करता है, हेजिटेट करता है, क्योंकि उसे पता है कि और लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी जरूर चली जाएगी। फोर्थ क्या है आपका, अनबैलेंस डिसीजन, क्योंकि कर्ता बड़ा ओवर बर्डन हो जाता है, क्योंकि सारे वर्क करना, सारे जो मैनेजमेंट करना, पूरा का पूरा रिस्क सब कुछ उसी के पास है, तो कभी कभी वो अनबैलेंस डिसीजन भी ले लेता है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप से जो आपकी डेफिनेशन बन रही है, तो यहाँ पर ना बिजनेस स्टडीज़ में अगर आप डेफिनेशन को इतनी अच्छी तरीके से लिखोगे ना तो उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि अगर यहाँ पर जो हमारे यहाँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है 1932 है, तो उसमें क्या किस तरीके से पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। और सबसे बड़ी बात, इस टाइप के डेफिनेशन को ना आप एक एक वर्ड आपको सेम टू सेम लिखना होता है, आप चेंज नहीं कर सकते। सो partnership is the relation between person who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप क्या एक ऐसा रिलेशन है जिसमें बहुत सारे लोगों के बीच में एक रिलेशन बनता है जो एग्री करते हैं कि हाँ प्रॉफिट को शेयर करेंगे, जो भी हमारा बिजनेस होगा, तो या तो वो बिजनेस सब चलाएंगे या फिर सबके लिए कोई एक चलाएगा।
अब चलते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पार्टनरशिप में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मोर देन 1% से ज़्यादा होना चाहिए। पार्टनरशिप में मिनिमम जो मेंबर होने चाहिए वो 2 और मैक्सिमम 20 होने चाहिए। वहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना, चाहे वो ओरल हो सकता है या फिर रिटन एग्रीमेंट हो सकता है। थर्ड क्या है? प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग। मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पार्टनरशिप का, वो बनाते ही इसलिए ताकि हम प्रॉफिट क्या करेंगे, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करेंगे उसको हम क्या करेंगे, अपने पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल के बारे में बात करें तो यहाँ पे सभी पार्टनर के पास पूरा राइट है, उनके पास पूरा अधिकार है कि जितने मैनेजमेंट के काम है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ में डिसीजन भी ले सकते हैं, और नहीं करे तो वो अपना नहीं भी कर सकते, ठीक है ना, बाकी उनके पास पूरा अधिकार है। फिफ्थ पॉइंट है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स के पास यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब कि अगर पार्टनरशिप का कोई बिजनेस डूबता है तो सारे पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी जा सकती है उस केस में। तो इस बात को अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी में क्या फ़र्क है। तो अब बात करते हैं पार्टनरशिप के मेरिट्स के बारे में कि क्या क्या इसकी अच्छी बातें हैं। तो सबसे बड़ी बात ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। आप आसानी से इसे भी शुरू कर सकते हो और इसे क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप में भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करो। हालांकि इसमें जो है रजिस्टर्ड भी करवा सकते हो पार्टनरशिप, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है? लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स। यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा फंड्स आपको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं नंबर ऑफ पार्टनर। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल बंदा था, जबकि पार्टनरशिप में तो 20 लोग हो सकते हैं ना, तो ऑफकोर्स थोड़ा थोड़ा भी मिलाएंगे तो एक बड़ा सा कैपिटल बन जाएगा, उससे एक बढ़िया स्केल पे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बैलेंस डिसीजन होता है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो कौन लेते हैं? पार्टनर्स ज्वाइंटली लेते हैं। तो इस वजह से वो हमेशा क्या होता है, एक अच्छा डिसीजन होता है, क्योंकि सब लोग डिस्कस करके लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए ये मेरिट्स है इसका। उसके बाद फोर्थ क्या है? शेयरिंग ऑफ रिस्क। यहाँ पर रिस्क जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो सोचते हैं कि चलो यार मेरा अकेले थोड़ी जाएगा, सबका जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो इसमें क्या होता है, बर्डन और स्ट्रेस जो होता है किसी इंडिविजुअल पार्टनर पर ना रह के सब में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और थोड़ा सा कम हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है सीक्रेसी का पॉइंट, कि जो भी आपका अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है वो प्रेजेंट नहीं किया जाता है पब्लिक के पास, और इसीलिए इसे पब्लिश करवाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो भी बिजनेस अफेयर्स है वो अपने सीक्रेटली कर सकते हैं बिना पब्लिक को बताए हुए। जबकि कंपनीज में ऐसा नहीं है, कंपनी अगर कुछ भी करती है तो उसको पब्लिक को दिखाना पड़ता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब चलते हैं लिमिटेशन के बारे में। यहाँ पर भी देखिए लिमिटेशन में क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर। पर नंबर ऑफ पार्टनर आप 20 ही रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो इसलिए आपका जो कैपिटल है ना, तो इतना ज़्यादा भी आप ये नहीं कह सकते, बहुत हद से ज़्यादा। अब 20 लोग हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो बात करते हैं कैपिटल का थोड़ा सा लिमिटेशन आ ही जाता है। सेकंड क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। जितने भी पार्टनर सबकी जो बात करते हैं लाइबिलिटी बड़ी अनलिमिटेड है, क्योंकि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक बात चली जाती है। तो वहाँ पर भी वो डिसीजन लेने से पहले सब लोग सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी यहाँ पर लिमिटेशन निकल कर आती है। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी। पार्टनरशिप उस टाइम पे ना खत्म हो जाता है अगर जैसे आप जितने 5-6 पार्टनर बन के बिजनेस शुरू करो, किसी भी एक पार्टनर की ना डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, ल्यूनेसी हो जाए, पागलपन में हो जाए, या फिर कहते हैं दिवालिया हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, फिर उसकी मौत हो जाए, तो वहीं पे वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, फिर नए सिरे से दोबारा पार्टनरशिप शुरू होती है। फोर्थ बात करते हैं लैक ऑफ हार्मनी, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा लोग वहाँ पे ज़्यादा लड़ाई, ज़्यादा ओपिनियंस। अब ज़्यादा ओपिनियंस होते हैं तो इसके बीच में क्या होती है, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, फिर तो ये सारी जो चीज़ें हैं पार्टनरशिप में क्रिएट हो जाती है। अब आपका पार्टनरशिप को 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। एक तो आपका जनरल पार्टनरशिप, दूसरा है लिमिटेड पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या फ़र्क है, इस चीज़ को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, कि जो आपका जनरल पार्टनरशिप होता है उसमें क्या होता है, जो पार्टनरशिप की जितने भी पार्टनर्स होंगे ना उसकी लायबिलिटी क्या कैसी होगी, आपकी अनलिमिटेड होगी, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप इज़ अनलिमिटेड आएगा, अनलिमिटेड होगा और उसके बाद ज्वाइंट होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप में, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक पार्टनर का तो अनलिमिटेड होगा, बाकी सारों का क्या होगा, लिमिटेड होगा। और यहाँ पर ना थोड़ा सा हिंदू फैमिली की तरह आ जाता है, और यहाँ पे जितने भी बिजनेस मैनेजमेंट होंगे सारे पार्टनर करेंगे, क्योंकि सब लोग रिस्क ले रहे हैं तो सब लोग मैनेजमेंट में भाग लेंगे। यहाँ पर हर किसी को मैनेजमेंट में भाग लेने का बिल्कुल भी हक नहीं है, सिर्फ वो प्रॉफिट में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन जब वो मैनेजमेंट के कोई भी काम चलेगा तो सिर्फ वही डिसीजन लेगा जिसने अपना अनलिमिटेड लायबिलिटी ले रखा है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी है। जनरल पार्टनरशिप में जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, करवाना है करवा लो, नहीं करवाना मत करवाओ। पर लिमिटेड पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, क्योंकि वहाँ पर शो करना होता है कि हाँ ये हमारे जो हैं ऐसे पार्टनर है जिन्होंने अनलिमिटेड लायबिलिटी लिया हुआ है। इस वाले में बात करते हैं कि बिजनेस में जो कंटिन्यूटी है, किसी भी पार्टनर के डेथ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर डेथ हो भी जाए, मतलब कि ऐसे पार्टनर की डेथ हो जाए जो लिमिटेड लायबिलिटी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी की अगर हो जाए तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ने वाला है।
अब देखो पार्टनरशिप डीड एक टर्म आता है जिसको लेकर 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, तो आप छोड़ तो नहीं सकते ना किसी भी चीज़ को। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक रिटन एग्रीमेंट होता है एक स्टाम्प पेपर पे, जिसमें सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप के डिफाइन होते हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उसमें जनरली क्या लिखा होता है कि जो भी है एड्रेस है, नाम है उस फर्म का क्या है, जितने भी पार्टनर्स हैं उसका क्या है, पार्टनरशिप की क्या ड्यूरेशन रहने वाली है, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है वो किस रेशियो में ले रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, बट जब आपके एग्जाम में आएगा 3 से 4 चीज़ें लिखोगे बस काम खत्म हो जाएगा। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन और पार्टनरशिप के। तो रजिस्ट्रेशन अगर बात करें ना, पार्टनरशिप करने के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेनिफिशियल ज़रूर है। क्यों? क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो ना, तो देखो कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले अगर आपका अनरजिस्टर्ड फर्म है तो आप किसी के भी अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते। किसी भी, जैसे आपने 2-4 पार्टनर मिलकर काम शुरू किया, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं था, अब भाई ये क्या काम चला रहे थे, पूरा मैनेजमेंट संभाल रहे थे, आपने छोड़ दिया भाई चलो कोई नहीं कर लेंगे, पर बाद में ये इन्होंने क्या किया, आपको धोखा दे दिया। तो इस केस में ना आप क्या कर सकते हो, केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं था। उसके बाद जो फर्म है वो भी किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपका थर्ड पार्टी कोई जैसे आपको माल दे रहा है या फिर किसी को आप सामान बेच रहे हो, तो वहाँ पर भी आप केस नहीं कर पाओगे। उसके अलावा एक जो फर्म है किसी भी पार्टनर के खिलाफ भी केस नहीं कर सकता कि पार्टनर्स को मान लो कि कुछ स्पेशल फिक्स चीज़ें हैं करना है और वो नहीं कर रहा है, फिर भी आप नहीं कर सकते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाली वीडियो में हम जो इसके और भी जो सारे के सारे पार्ट्स बच गए हैं, जैसे कंपनीज़ है, उसके बाद जॉइंट स्टॉक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, तो वो सारा सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।